हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हमारा जो सिलेबस है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फॉर यूपीएससी ऑप्शनल वो देख लेते हैं। एक बार एक ओवरव्यू रहेगा, बर्ड आई व्यू या फिर मैक्रो पर्सपेक्टिव में ये कह सकती हूँ। बर्ड आई व्यू से आपका फ़ायदा ये होने वाला है कि आपको आइडिया हो जाएगा कि जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली उसके अंदर क्या चीज़ें दी गई हैं और थोड़ा सा रिलेट करने में आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है बेसिकली जिसमें हम गवर्नमेंट मशीनरी के बारे में, गवर्नमेंट की फंक्शनिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। और गवर्नमेंट की फंक्शनिंग हम तभी समझ पाते हैं जब हम गवर्नमेंट का हिस्सा होते हैं। लेकिन हिस्सा बनने के लिए हमें एग्ज़ाम क्लियर करना ज़रूरी है, और एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है। फॉर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें पढ़ना क्या है। मतलब घुमा फिरा के बात वही है कि आपको सिलेबस समझ में आना चाहिए कि बेसिकली जो सिलेबस दिया गया है। और सिलेबस ओवरव्यू से मेरा मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि मैं आपको सिर्फ टॉपिक के नाम बताने वाली हूँ। मैं थोड़ा सा डिटेल भी उनके बारे में आपको बताऊंगी ताकि जब भी हम वो टॉपिक पढ़ें, फॉर एग्जांपल मैंने नाम लिया एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, तो जब भी हम वो टॉपिक पढ़ें तो आपको ऑटोमेटिकली आइडिया हो जाए क्योंकि इस टॉपिक में हम इस चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो आपको पता है, मैं फिर भी एक ओवरव्यू दे देती हूँ आपको जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है उसके बारे में, ठीक है। बेसिकली यूपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है इसके अंदर दो फेज़ होते हैं, एक होता है प्री और दूसरा होता है मेंस। मेंस के अंदर इंटरव्यू फेज़ भी है और एक रिटन फेज़ है, ठीक है। इसमें आपका ऐसे वाला पार्ट भी है, लैंग्वेज भी है, देन जीएस वाला पोर्शन है और ऑप्शनल है। ऑप्शनल काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए बिकॉज ये सारे जो हैं ऑलमोस्ट एवरीवन प्रिपेयर्स इक्वली। जीएस ज़्यादा फर्क नहीं कैरी करता, ज़्यादा फर्क नहीं लेकर के आता, बट आपका एसए, एथिक्स का पेपर और ऑप्शनल ये आपके रैंक डिसाइड कर सकते हैं। ऑप्शनल बहुत इंपॉर्टेंट है, 500 मार्क्स के होते हैं दोनों पेपर, और इसमें से 300 प्लस अगर आप ले आते हो तो ये काफ़ी अच्छा स्कोर माना जाता है, ओके। एंड उसके लिए आपको थोड़ा सा डिटेल में और रिलेट करके चीज़ों को समझना होगा, ओके। जितना आपको पता है गवर्नमेंट के बारे में, एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, आप चाहे एक स्टूडेंट है या फिर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के आपको जितना भी आइडिया है उससे रिलेट करके हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो पेपर वन का अगर मैं सिलेबस बताऊँ, ऑप्शनल में दो पेपर होते हैं। पेपर वन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है और पेपर टू जो है वो आपका इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पर बेस्ड है। फ़र्क क्या है दोनों में? देखिए, जो आपका पेपर वन है बेसिकली इसमें ऑलमोस्ट थ्योरी वाला पोर्शन है। थ्योरी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, थिंकर्स ने क्या क्या कहा, प्रॉब्लम्स कैसी होती हैं, मॉडल्स कैसे हैं, डिसीजन कैसे लिया जाता है, मतलब थ्योरी वाला पोर्शन है। जो सेकंड पेपर है आपका इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, वो मोरलेस प्रैक्टिकल वाला आपको मिलेगा। प्रैक्टिकल में ये नहीं कहती पेपर वन में आपने जो सीखा वो पेपर टू में अप्लाई करोगे, नहीं। पेपर टू में आपने जो चीज़ें सीखी उससे आपको पेपर टू समझने में बहुत ईजी रहेगा। जैसे आपने मान लो ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा पेपर वन में, तो उसी बेसिस पे आप जब ऑर्गेनाइजेशन पढ़ोगे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में तो बहुत ईजी हो जाएगा। आप डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्रीज, कॉरपोरेशंस, कंपनी, ऐसे स्ट्रक्चर्स को बहुत इजीली समझ पाओगे। उनके फ़ायदे क्या होते हैं, नुकसान क्या होते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, ऑल दिस थिंग, ओके। तो पेपर वन के अंदर टोटल 12 टॉपिक हैं, वन बाय वन उनको डिस्कस करके देखते हैं कि क्या है बेसिकली उनके अंदर, ओके। ओके, सो फर्स्ट जो है टॉपिक वो है हमारा इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन देखने में बहुत आपको सिंपल सा टॉपिक लगता है, बट अकॉर्डिंग टू मी ये सबसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। मैं इसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक मानती हूँ क्योंकि अगर आपने इसको मास्टर कर लिया ना फिर सारी चीज़ें ईजी हो जाएंगी। इवन कहते हैं थिंकर्स बहुत डिफिकल्ट है, बट नहीं, थिंकर्स को समझना बहुत ईजी है। पेपर थिंकर्स रिलेट करना बहुत ईजी है। आपको पता होता है कि अच्छा टेलर ने ये कहा, फाइवल ने ये कहा, उसने ये कहा, रिलेट कर पाते हैं। लेकिन जो पेपर वन में जो फर्स्ट टॉपिक है इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है, ठीक है। सबसे पहले 1887 में वुड्रो विल्सन एक ऐसे लिखते हैं, उसके बाद में सब्जेक्ट पॉपुलर होता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो इंट्रोडक्शन के अंदर आपको मीनिंग से लेकर के इसका जो प्रेजेंट स्टेटस है 21st सेंचुरी के अंदर उस तक डिस्कस किया जाता है, ठीक है। देखिए, इंट्रोडक्शन समझने से पहले थोड़ा आइडिया तो हो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चीज़ क्या होती है। अगर मैं आपको वापस उसी स्लाइड पे लेकर के जाऊं तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो एडमिनिस्ट्रेशन है,
ठीक है। जो एडमिनिस्ट्रेशन है आपका बेसिकली, उसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं। मान लीजिए कि आप कोई काम करना चाहते हैं, खुद कर सकते हैं इंडिविजुअल बेसिस पे, या बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसके लिए आपको किसी न किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, राइट। मान लीजिए बहुत सारे ऐसे काम होते हैं डे टू डे लाइफ में जो आप खुद से नहीं कर सकते या अकेले नहीं कर सकते, उसमें आपको किसी न किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही सोसाइटी में ढेर सारे फंक्शन हैं जो आप अकेले परफॉर्म नहीं कर सकते, जैसे सड़क बनाना है, सोसाइटी में पीस मेंटेन करना है, ठीक है। इसके अलावा मान लो कोई ब्रिज बनाना है, कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करना है, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया उसको सॉल्व करना है, पूरी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए नए कानून बनाने हैं, तो आप अकेले तो नहीं कर पाओगे, इसमें बाकी लोगों की हेल्प की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या होता है कि जब आप ऐसा कोई काम करते हो, ऐसा कोई एम या ऑब्जेक्टिव रखते हो, आप ऐसा कोई फंक्शन या वर्क करना चाहते हो जिसमें आपको ग्रुप एफर्ट की ज़रूरत पड़े, जिसमें आपको अपने जैसे और लोगों की मदद की ज़रूरत पड़े, तो वो जो प्रोसेस होती है उसको हम एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। थोड़ा और मैं इजी कर देती हूँ इसको। मान लीजिए आपको सोसाइटी में पीस मेंटेन करनी है, ठीक है। ये इंश्योर करना है कि कोई भी जो थेफ्ट है, चोरी है, वो ना हो। ये बेसिक सा फंक्शन है, यू हैव टू इंश्योर कि आपकी सोसाइटी में, आपके मोहल्ले में जो चोरी है वो ना हो, ठीक है। कैसे इंश्योर कर सकते हो आप? थेफ्ट को रोकने के लिए आपको अपने जैसे और लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर आपको जो चौकीदार है या और कोई जो पेट्रोलिंग कर सके ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। आपको कुछ वेपन्स चाहिए, वेपन इन द सेंस आपको कुछ ना कुछ प्रोटेक्ट करने के लिए आपको चाहिए वेपन वगैरह। इसके अलावा आप इंश्योर करोगे कि अच्छा यहाँ पे सीसीटीवी वगैरह इंस्टॉल कर देते हैं, राइट। आपको अपनी एक टीम की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं ये कह सकती हूँ कि पीस को मेंटेन करने के लिए मुझे टीम चाहिए, प्लस मेरे पास कुछ मटेरियल हो जिससे मैं अपना यह ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाऊँ, राइट, जिससे मैं अपना यह ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाऊँ। तो इस सारे काम को करने के लिए मुझे कुछ फंक्शंस परफॉर्म करने पड़े। सबसे पहला, मैंने अपना एम सेट किया तो मुझे प्लानिंग करनी पड़ी। प्लानिंग के साथ ही मुझे अपनी टीम बनानी पड़ी, इसको कहते हैं हम स्टाफिंग, ठीक है। फिर इतना सारा काम करना है तो ऑब्वियसली मुझे बजट भी देना पड़ेगा, राइट। मान लो मेरी टीम के अंदर 100 मेंबर जुड़ गए, तो 100 मेंबर का जो फंक्शन है, जो काम है, उसको आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि कोऑर्डिनेटेड वे में हम काम कर रहे हैं। सो ये कोऑर्डिनेशन भी ज़रूरी है, और इस तरीके से ढेर सारी एक्टिविटी है। मान लो कोई पर्सन है जो ढंग से अपना काम नहीं कर रहा, तो वो आपको जवाब भी देगा, उसकी अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, रिपोर्टिंग भी करनी पड़ेगी। सो ये जो सारे फंक्शन होते हैं ना, ये सारे फंक्शन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आते हैं। ये ध्यान रखिएगा, लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन है क्या। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वो सारी एक्टिविटीज़ आती हैं जो ग्रुप करता है टू अचीव ए कॉमन ऑब्जेक्टिव, राइट। तो एडमिनिस्ट्रेशन तो हर जगह आपको देखने को मिलेगा। एक एनजीओ का एग्जांपल लें, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल लें, आप घर का एग्जांपल लें, इवन आप अपने फ्रेंड ग्रुप का एग्जांपल ले सकते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन को मैं दो हिस्सों में बांटती हूँ, ठीक है। एक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरा है प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। प्राइवेट आप समझ गए होंगे, जो हमारे इंडिविजुअल इंटरेस्ट के लिए है। अब इसमें पब्लिक वर्ड को हम समझते हैं। आई होप आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिनिस्ट्रेशन समझ में आ गया होगा। पब्लिक वर्ड का मीनिंग समझते हैं। पब्लिक वर्ड का जो मीनिंग है, देखिए, इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है, राइट। वर्ल्ड के अंदर लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है, एंड इवन वी हैव बिकम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड ऑल्सो। तो इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेसी मीन्स रूल ऑफ द पीपल, लेकिन डायरेक्टली तो लोग रूल नहीं कर पाते, इसीलिए हमने इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मेथड जो है वो चूज किया है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोग, जो जनता होते हैं, जो जनता होती है, वो अपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव को चुन करके भेजती है। वो रिप्रेजेंटेटिव जा करके अपने सरकार बनाते हैं। जैसे हम लोग एमपी या एमएलए इलेक्ट करते हैं, और वो एमपी और एमएलए गवर्नमेंट बनाते हैं, राइट। तो ये जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट किसको रिप्रेजेंट कर रही है? पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि गवर्नमेंट किसको रिप्रेजेंट कर रही है? पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रही है। इसीलिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये जो पब्लिक वर्ड यूज किया गया है, इसका मतलब जनता ही है, लेकिन जनता किस तरीके से रिप्रेजेंट की जा रही है? थ्रू द गवर्नमेंट, ओके। इसीलिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम गवर्नमेंट मशीनरी, गवर्नमेंट फंक्शंस, गवर्नमेंट बॉडीज, इनके बारे में हम स्टडी करते हैं। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आप परफॉर्म भी करते हो,
ठीक है, अगर मैं आपको और भी सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो ये माना जाता है एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि गवर्नमेंट जो भी कानून बनाती है उसको इम्प्लीमेंट करना। ओके, थोड़ा सा और बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझते हैं। लोगों ने, आई वुड से पब्लिक ने गवर्नमेंट को चुना, ठीक है, लोगों ने गवर्नमेंट को चुना। गवर्नमेंट के 3 प्रकार के फंक्शंस हो सकते हैं, मेन 3 फंक्शंस हो सकते हैं। पहला फंक्शन कानून बनाना ताकि सोसाइटी अच्छे से रहे। सेकंड, उनको इम्प्लीमेंट करना। और थर्ड फंक्शन हो सकता है कि मान लीजिए किसी के बीच में कोई झगड़ा हो गया, किसी चीज़ को लेकर के डिस्प्यूट हो गया, तो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना, ये थर्ड फंक्शन हो सकता है। अब गवर्नमेंट ने अपने 3 ऑर्गन बना दिए, ठीक है, जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी आप गवर्नमेंट माने, और हमारी बॉडी के अलग अलग फंक्शन है, रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, राइट, आपकी जो नर्वस सिस्टम है ये भी काम कर रहा है, तो अलग अलग फंक्शन है हमारी बॉडी में, और अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग ऑर्गन सिस्टम डेवलप किए गए। वैसे ही गवर्नमेंट के अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स बनाएंगे। लॉ को बनाने के लिए, लागू करने के लिए लेजिस्लेचर का काम होता है, ये लेजिस्लेचर करती है ये काम। इम्प्लीमेंट करने का काम एग्जीक्यूटिव के भरोसे रखा गया। एडजुडिकेशन का काम जुडिशरी को सौंपा गया। ओके, आई होप ये क्लियर हुआ आपको कि गवर्नमेंट के 3 फंक्शंस होते हैं और उनको परफॉर्म करने के लिए 3 डिफरेंट ऑर्गन होते हैं। इसमें से ये माना गया कि जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है ये किससे बिलोंग करता है, आपका मेनली जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव बॉडी में आप एडमिनिस्ट्रेशन ढूंढ सकते हो। सो एडमिनिस्ट्रेशन का ये कहा गया नैरो टर्म में, अगर मैं आपको बताऊं, हालांकि जब हम लेक्चर्स कवर करेंगे तो इसको लेकर के आपको थोड़ी और क्लैरिटी आएगी, बट ये माना गया मोर और लेस कि एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स एग्जीक्यूशन, ठीक है, एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसीज या एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ, लॉ बनाना, और या उनको लॉ बनाना लेजिस्लेचर का काम है, उनको इम्प्लीमेंट करना ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, ये एग्जीक्यूटिव का काम है, ठीक है। अब आप जब एडमिनिस्ट्रेशन परफॉर्म करते हो, ओके, इस चीज को समझिए। देखिए, ह्यूमन बीइंग, आपको पता है, आपने इवोल्यूशन के बारे में थोड़ा बहुत इतना पढ़ा होगा कि पहले आदि मानव थे, जंगलों में रहते थे, धीरे धीरे कम्युनिटीज डेवलप हुई। आपने पैलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, इनके बारे में पढ़ा होगा कि इंसान पहले जो जंगल में रहता था, धीरे धीरे छोटी छोटी कम्युनिटीज़ बनने लगी, है ना, अपने नियरेस्ट उनके साथ वो रहने लगा, फैमिली के साथ में, फिर अपने ट्राइब के साथ रहने लगा, फिर जनपद बने, महाजनपद बने, और फिर बड़े एम्पायर बनने लगे। तो कम्युनिटी में जब वो रहने लगा तो उसको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी जिसके लिए वो खुद अकेला सफिशिएंट नहीं था, उसको बाकी लोगों की हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी। तो कम्युनिटी को अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी सर्वाइवल के लिए एक एजेंसी की ज़रूरत थी, ठीक है, ताकि वो सब लोगों के ऊपर इक्वली कंट्रोल रख पाए। और उसके लिए उस एजेंसी को बनाया गया जिसको कहा गया स्टेट। ये वैसे तो स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, आप पॉलिटिकल साइंस या फिर सोशोलॉजी पढ़ते हो तब ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में आपने पढ़ा होगा। स्टेट का मतलब एक ऐसी एजेंसी जो लोगों की नीड्स और लोगों को रिप्रेजेंट करती है, जो उनके सर्वाइवल को इंश्योर करती है, जो उनके राइट्स को प्रिजर्व करती है, प्रोटेक्ट करती है, राइट। लेकिन स्टेट क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स कि ये एक आइडियल सिचुएशन है। आइडियल मीन्स जैसे आप कोई चीज़ देखते हो कि इट्स सो ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ नहीं है, ये बहुत एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, देखने में बड़ी अच्छी लग रही है ना। सो एब्स्ट्रैक्ट मीन्स जो आपके दिमाग में हो, या फिर एब्स्ट्रैक्ट मीन्स जिसको आप मटेरियली, जिसको आप टच ना कर पाओ। तो स्टेट एक ऐसी चीज़ है, लेकिन स्टेट की जो फंक्शंस है उसको परफॉर्म करने के लिए कुछ ना कुछ मटेरियल चीज़ का होना ज़रूरी था, कोई ना कोई बॉडी का होना ज़रूरी था। इसीलिए स्टेट जो है उसने अपनी एक बॉडी बनाई जिसको हम कहते हैं गवर्नमेंट, ठीक है। सिटीजन जो है वो स्टेट का ही हिस्सा होते हैं, तो सिटीजन्स ने मिल करके क्या किया, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अलग अलग की चेंज होती आई हैं। पहले मोनार्की हुआ करती थी, डिक्टेटरशिप हुआ करती थी, धीरे धीरे चेंज होती हैं किंगशिप के बाद में। अभी जैसे डेमोक्रेसी का चलन है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आपको देखने को मिल जाएगी। तो
इन शॉर्ट जो मैं अभी तक आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो ये कि लोगों ने स्टेट बनाया, ठीक है, और गवर्नमेंट बनाई, राइट। अब गवर्नमेंट तो बहुत पहले से है, गवर्नमेंट का जो काम था उसको इम्प्लीमेंट किसके द्वारा किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। सो आई कैन से कि एडमिनिस्ट्रेशन एज एन एक्टिविटी बहुत पुरानी है। ये इतनी पुरानी है, जब से स्टेट बना तब से एडमिनिस्ट्रेशन एग्जिस्ट कर रहा है। जब से स्टेट बना मतलब हजारों साल हो चुके हैं, जब से स्टेट बना तब से एडमिनिस्ट्रेशन एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन लोगों ने इसके बारे में स्टडी करना अभी स्टार्ट किया। 1887 के अंदर 1887 में देयर वाज अ पर्सन वुड्रो विल्सन, जो बाद में चल करके अमेरिका के यूएसए के प्रेसिडेंट बनते हैं। उन्होंने ये डिमांड रखी कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी करनी चाहिए। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम थी। यूएस में उस टाइम पे बहुत सारी पॉलिटिकल प्रॉब्लम थी, ठीक है, माल एडमिनिस्ट्रेशन था, इनएफिशिएंसी थी, इनइफेक्टिवनेस थी, करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, क्योंकि यूएस के अंदर था स्पॉयल सिस्टम। स्पॉयल सिस्टम क्या होता है? वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आपको मेरिट बेस पे नहीं मिलता। हम बात करेंगे जब हम पर्सनल मैनेजमेंट की बात करेंगे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि स्पॉयल सिस्टम होता क्या है। स्पॉयल होता है लूट का हिस्सा। फॉर एग्जाम्पल इट्स लाइक कि आप और हम मिल करके एक लूट करते हैं और उसका जो भी हिस्सा होगा वो बराबर बराबर बांट लेते हैं। वैसे ही पॉलिटिशियंस ने और एडमिनिस्ट्रेटर्स जो थे उन्होंने क्या किया, एक तरीके से एक संधि करी, एक एग्रीमेंट हुआ उनके बीच में कि चलिए मिल करके पॉलिटिकल पावर पे कब्जा करते हैं और आपस में बराबर बराबर बांट लेंगे, राइट। यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन में वही लोग जा पाते थे जो पॉलिटिकल पार्टी के एफिलिएट्स होते थे, जो पॉलिटिकल पार्टी के फ्रेंड्स होते थे। ये था स्पॉयल सिस्टम। तो इसकी वजह से सिस्टम में एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी और उसके सॉल्यूशन के तौर पे वुड्रो विल्सन ने कहा, 1887 में उनका एक एस्से पब्लिश होता है और उस एस्से के अंदर उन्होंने कहा कि अब हमें एडमिनिस्ट्रेशन को एज अ फील्ड ऑफ स्टडी, ठीक है, हमें स्टडी के तौर पे, स्टडी के फील्ड के तौर पे हमें एडमिनिस्ट्रेशन को डेवलप करने की ज़रूरत है। तो 1887 में डिस्कशन स्टार्ट हुआ था। तो ये आई कैन से कि अगर हम कंपेयर करें बाकी सोशल साइंस के फील्ड के मुकाबले तो ये बहुत पुराना नहीं है, ठीक है, ये बहुत पुराना सब्जेक्ट नहीं है, ये काफ़ी नया सब्जेक्ट है। सो इंट्रोडक्शन में हमें समझ में आता है इसका मीनिंग क्या है, स्कोप क्या है, नेचर क्या। स्कोप एंड नेचर का मतलब होता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आप गवर्नमेंट की कौन कौन सी एजेंसी को मानते हो कि एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है, और दूसरा जब हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन तो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आती हैं। उसके अलावा फिर आपका सिग्निफिकेंस वाला टॉपिक आएगा, सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देन हम इवोल्यूशन पढ़ेंगे। इवोल्यूशन अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया ना, आपको ऑलमोस्ट एडमिनिस्ट्रेशन समझ में आएगा, थ्योरेटिकल पोर्शन समझ में आ जाएगा, कहीं कोई डाउट नहीं रहेगा। 1887 से आप बात करें 2023 की, ये एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे डेवलपमेंट हुई उसके बारे में बात करते हैं। तो यू विल फाइंड आउट कि स्टार्टिंग में 1887 से लेकर के 1970 तक बहुत इजी है, मतलब आप इजीली बता पाओगे कि अभी ये फेज चल रहा है, अभी ये फेज चल रहा है, इस तरीके से। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म होता है 1945 में, उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन में एक नया ट्रेंड देखने को मिलता है, ठीक है। लोग मिलते हैं यूएस के अंदर, वो डिमांड करते हैं न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की 1968 में। उसके बाद में न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बाद में पीपल आर लाइक कि अब जो है बेसिकली हमें एडमिनिस्ट्रेशन नया नहीं, हमें एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, हमें मार्केट चाहिए। सो एनपीएम की फिलॉसफी आती है, लेकिन लोग मार्केट से भी परेशान हो जाते हैं। स्टेट वर्सेस मार्केट ये बहुत पुरानी डिबेट चलती आ रही है, मार्केट से परेशान हो गए। सो दे वर अगेन डिमांडिंग कि हमें कुछ नया चाहिए। तो कंसेप्ट आता है न्यू पब्लिक सर्विस का, न्यू वेबेरियन स्टेट का, गुड गवर्नेंस का, ठीक है। इसके अलावा आपका कंसेप्ट आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, और भी बहुत सारे। तो हम इंट्रोडक्शन में इन सारे टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, ओके। जो भी ट्रेंड रहे, ट्रेंड यूट्यूब और इंस्टाग्राम ट्रेंड मीन्स कि किस तरीके से सोसाइटी डेवलप हो रही थी, और जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप हो रही थी वैसे एडमिनिस्ट्रेशन पे क्या इम्पैक्ट आता है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं, राइट। देन आता है आपका सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स। इसमें आप बहुत सारी थ्योरीज भी आपको स्टडी करनी पड़ती हैं, बहुत सारी तो नहीं है,
4-5 थ्योरी है मेनली, वही आपको स्टडी करनी पड़ती हैं एंड देन आपका ये जो टॉपिक है बहुत ईजी हो जाता है समझना। एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स में जैसे साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी आती है, क्लासिकल थ्योरी है, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी है, इसके बाद बिहेवियरल अप्रोच है, सिस्टम अप्रोच है। देन बाकी हम थिंकर वाले पोर्शन में नहीं, अलग अलग जगह पढ़ेंगे। जैसे एक अप्रोच है स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, जो हम पढ़ते हैं कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, राइट। बहुत ईजी है, डरना नहीं है थिंकर वाले पोर्शन को देख करके कि भगवान पता नहीं क्या ही है, डरना नहीं, बहुत ईजी सा टॉपिक है ये, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस थिंकर्स ढेर सारे हैं। इसके अलावा ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी भी आती है गिवन बाय मैक्स वेबर, इन सब के बारे में हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। जैसे एक तो होता है पर्सनल लेवल पे हम जो बिहेव करते हैं, जो इंटरेक्ट करते हैं। बिहेवियर वर्ड तब सामने आता है जब हम किसी और पर्सन से इंटरेक्ट कर रहे हो, ओके। एक पर्सन जब दूसरे से इंटरेक्ट कर रहा है तब बिहेवियर का कंसेप्ट आएगा, और एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर का कंसेप्ट आता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, राइट। इंसान कैसे डिसीजन ले रहा है, उसके पास पोजीशन है, अथॉरिटी है, उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तब वो कैसे डिसीजन ले रहा है, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग का आ गया, कम्युनिकेट कैसे कर रहा है, लीडरशिप स्किल क्या है उसके पास, मोटिवेट कैसे कर रहा है अपने सबॉर्डिनेट को, ये सारी चीज़ें। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में ईजी सा चैप्टर है, बट ट्रस्ट मी जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव की स्किल होती है ना, वो डेवलप करने में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कम्स दी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन वही मैन, मटेरियल एंड मेथड। ऑर्गेनाइजेशन कैसे बना, ठीक है, बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन या बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। देन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट जैसे रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, आजकल पीपीपी मॉडल चल रहा है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनली जो कुछ हो रहा है, उसके अलावा उसके एनवायरनमेंट में क्या कुछ हो रहा है, उससे भी वो बहुत इन्फ्लुएंस हो रहा है, राइट। तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, क्लोज्ड मॉडल क्या होता है, ओपन मॉडल क्या है, इनके बारे में। नेक्स्ट अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म का है। याद करें मैंने आपको बताया था कि पब्लिक जो है वो रिप्रेजेंट की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, तो पब्लिक के पास ये अथॉरिटी भी होनी चाहिए कि वो अपनी गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रख पाए। क्या होगा अगर गवर्नमेंट सही से काम नहीं कर रही, क्या होगा अगर गवर्नमेंट जो है वो ढंग से काम ना कर रही हो, वो अकाउंटेबल ना हो, वो रिस्पॉन्सिबल ना हो। तो यहाँ पर कुछ मैकेनिज्म डेवलप किए गए जिससे पब्लिक जो है वो गवर्नमेंट को ट्रांसपेरेंट बना सकती है, रिस्पॉन्सिबल बना सकती है, अकाउंटेबल बना सकती है। जैसे कुछ एग्जाम्पल आपने सुने होंगे, आरटीआई के बारे में, सोशल ऑडिट के बारे में, सिटीजन चार्टर के बारे में। मीडिया भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम अकाउंटेबिलिटी रिफॉर्म में डील करते हैं। देन आता है सिक्स्थ टॉपिक, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन की पावर को लेकर के है। अगर मैं ब्रॉडली बोलूँ आपको, एडमिनिस्ट्रेशन की पावर को लेकर के है। एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल होता है उसको बाकी नागरिकों के समान ट्रीट किया जाना चाहिए या उससे अलग ट्रीट किया जाना चाहिए। देखिए इसके आर्ग्यूमेंट जो हैं इसके फेवर में भी बहुत सारे हैं और इसके अगेंस्ट में भी बहुत सारे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप एक गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं और मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ। आपने कोई काम किया, कोई भी आपने मान लीजिए कोई क्राइम किया या कोई भी गलती हुई आपसे, सिंपल थी, हाँ मेरे से गलती हुई, आपसे गलती हुई, सिंपल। लेकिन क्या हम दोनों के ऊपर सेम कानून लागू होगा? बिल्कुल होना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली जो है वो सब इक्वल हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो यही बात कहता है। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आपके पास ज़्यादा पावर थी, ज़्यादा पावर होते हुए आपने ये गलती करी है तो आपको ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए, राइट। इस तरीके से आप इस चीज़ को समझिए। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे नए नए कंसेप्ट समझने को मिलते हैं, जैसे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन का आता है। सो बेसिकली यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की जो पावर है वो बढ़ रही है, घट रही है, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया जाता है, ठीक है। इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। देन नेक्स्ट आता है आपका कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए स्टार्टिंग से ही एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस रहा कि हमें अपने फील्ड को एज अ फील्ड ऑफ साइंस डेवलप करना है, और साइंस की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि उसके प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे फिजिक्स में है, बायो में है, आप बात करें केमिस्ट्री के अंदर है, राइट। तो वैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए। लेकिन यूएस के अंदर जो मॉडल लागू है, क्या वो इंडिया के अंदर कामयाब हो पाएगा? क्योंकि हमारी कल्चर अलग है, हमारी सोसाइटी अलग है। तो यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज़ के एडमिनिस्ट्रेशन को कंपेयर किया जाता है, स्टडी किया जाता है, ताकि हम कुछ यूनिवर्सल प्रिंसिपल डेवलप कर पाएँ। नेक्स्ट आता है आपका
रिलेटेड ही है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। बेसिकली जब 1950s के एरा में बहुत सारी कंट्रीज इंडिपेंडेंट होने लगी बिकॉज यूरोपियन पावर बहुत वीक हो चुकी थी, तो उस टाइम पे बहुत सारी कंट्रीज जब इंडिपेंडेंट होने लगी तो उन्होंने क्या किया, रैपिडली डेवलप होने के लिए वेस्टर्न मॉडल को कॉपी करना स्टार्ट कर दिया कि जैसे यूरोपियन पावर या अमेरिका डेवलप हुआ हम भी वैसे डेवलप होते हैं। बट सून दे रियलाइज कि वो मॉडल यहाँ पे फेल हो रहा है, ठीक है। और वो मॉडल अगर फेल हो रहा है तो अब उनको कुछ अपने हिसाब से करना पड़ेगा। वो जो स्टडी है डेवलपमेंट की वो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में की जाती है कि कैसे डेवलपमेंट होगी, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ डेवलपमेंट, वी कैन से डिफरेंट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, एंटी डेवलपमेंट थीसिस, इन सारी चीज़ों के बारे में बात की जाती है। नेक्स्ट आता है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन कि जैसे मैंने आपको बताया था ना स्टाफ रखना पड़ेगा, तो वो स्टाफ कहाँ से आएगा, वो आएगा जब आप नए पर्सन को हायर करोगे। हायर कैसे करोगे, रिक्रूटमेंट कैसे होती है, उनको ट्रेनिंग कैसे दी जानी चाहिए, प्रमोशन कैसे मिलेगी, पे एंड सर्विस कंडीशन क्या होती है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन, रिटायरमेंट बेनिफिट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की जाती हैं। नेक्स्ट आता है पब्लिक पॉलिसी। तो एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्कोप है वो काफ़ी अभी डेवलप हो चुका है। नाउ दे आर सेइंग कि एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स इम्प्लीमेंटिंग द पब्लिक पॉलिसी। तो ये पब्लिक पॉलिसी का कंसेप्ट क्या है, फॉर्मुलेट कैसे की जाती है, डिफरेंट मॉडल्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया। लास्ट आता है टेक्निक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्रूवमेंट। आपको काफ़ी हद तक ये एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स और वो वाला टॉपिक लगेगा, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे टेक्निक दी गई है। न्यूज़पेपर में आपने बहुत बार सुना होगा कि गवर्नमेंट को कोई काम 2010 में करना था, 2023 आ चुका है, अभी तक गवर्नमेंट ने वो काम नहीं किया, और टाइम पर काम कंप्लीट ना होने की वजह से उसकी जो प्रोजेक्ट कॉस्ट थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ऐसे ऐसे न्यूज़ आती रहती हैं, एलिगेशंस लगते रहते हैं। तो ये जो सिचुएशन है कि प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट हो जाना चाहिए था लेकिन हो नहीं पाया, दैट शोज कि एडमिनिस्ट्रेशन इनएफिशिएंट या इनइफेक्टिव है। तो वहाँ पर टेक्निक्स बहुत काम आती हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर पढ़ेंगे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में, नेटवर्क एनालिसिस के बारे में, राइट। इसके अलावा जैसे आजकल डिजिटल गवर्नेंस का टाइम है, डिजिटल कि लेस गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस, तो ई गवर्नेंस का कंसेप्ट भी यहाँ पर आता है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बिकॉज पेपर टू पेंडिंग है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे हमारी बॉडी में ब्लड होता है ना, जैसे ब्लड फ्लो करता है, वैसे ही फाइनेंसेस ज़रूरी हैं बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए, है ना। मनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मनी इज़ लाइक अ ब्लड इन द सेंस कि जैसे हमारी बॉडी में ब्लड कम्युनिकेट करता है, फ्लो करता है, हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, वैसे ही फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फाइनेंसेस कैसे कलेक्ट किए जाएंगे, कैसे और ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेशन के लिए फाइनेंसेस इंपॉर्टेंट है, बट फाइनेंस को मैनेज करना, फाइनेंस को एडमिनिस्ट्रेट करना, ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर 1 के अंदर। आई होप थोड़ा बहुत आइडिया आपको हो गया होगा, बाकी आइडिया आपको हो जाएगा जब हम इन टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे। सो कल से स्टार्ट कर रहे हैं हमारी फर्स्ट क्लास जो होने वाली है मीनिंग, नेचर एंड स्कोप पर। तो काफ़ी सारा आइडिया आई एम डैम श्योर कि आपको हो गया होगा अबाउट दिस टॉपिक। कल मिलते हैं, कोई डाउट हो तो डेफिनेटली लेट मी नो, ओके। और एक चीज़ और कि पढ़ेंगे कैसे, आप कौन सी अप्रोच फॉलो करने वाले हैं। तो अपने बिहाफ पे आई वुड रिकमेंड कि अभी तो कोई सोर्स मत रेफर कीजिए, है ना, अभी तो, क्योंकि क्यों बेफालतू में अपना काम बढ़ाना है, राइट। तो जो मटेरियल आपको दिया जाता है, सिलेबस अपने साथ रखें, क्या क्या पढ़ना है आप, आई होप आपने अभी नोट डाउन कर लिया होगा किस तरीके से अप्रोच करना है। तो अपना सिलेबस अपने साथ रखें और जो जो टॉपिक होते जाएं रिवाइज करें टाइम टू टाइम। और उन टॉपिक को, जैसे आप लेक्चर देख रहे हैं, मेक श्योर कि जब लेक्चर देख रहे हैं तो साथ में जो पॉइंट्स हैं उनको नोट डाउन करते हुए चलें। सिर्फ नोट्स पे रिलाई नहीं करना है। कई बार बहुत सारी चीज़ें जो हम एक्सप्लेन करते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, वो लेक्चर में क्या होता है, वो कनेक्टिविटी बिल्ड हो जाती है और सुनने और देखने से ज़्यादा चीज़ें रिटेन कर पाते हो, रिटेंशन पावर आपकी बढ़ जाती है। याद करने के मुकाबले सुनने और देखने से आपकी रिटेंशन पावर जो है वो काम करती है, रिटेन ज़्यादा लंबे टाइम तक कर पाते हो आप चीज़ों को, राइट। ओके, और आपको नोट्स मिल जाएंगे, जो क्लासेस हम कंडक्ट करवाने वाले हैं उसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, स्टडी नोट्स, ओके। एंड आई डोंट थिंक इसके अलावा कोई अभी फिलहाल प्रॉब्लम आने वाली है। स्ट्रेटजी और ज़्यादा इधर उधर ध्यान मत भटकाइएगा। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि अभी से ध्यान नहीं भटकाना है, रेगुलरली फॉलो करना है, ओके। तो चलिए फिर कल मिलते हैं, ख्याल रखिए अपना, थैंक यू एंड टेक केयर।